नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएसपी क्या है। एमएसपी के लेकर कई सारे विवाद हुए, अभी भी विवाद चल रहे हैं। क्या हुआ है, एमएसपी क्या है, एमएसपी किनके शासनकाल में जारी किया गया, एमएसपी के अंतर्गत कितने फसल आते हैं, किनको उसमें सब्सिडी मिलता है। एमएसपी को अच्छे से बता रहे हैं, समझिए एमएसपी क्या है। सबसे पहले जब 1962 का दौर था, 1962 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनके उपरांत चाइना से युद्ध हुआ, भारत बनाम चाइना का, जिसमें भारत हार गया, यानी कि हमारा देश हार गया। उसके उपरांत क्या हुआ कि नेहरू जी का मौत हुआ 1962 के बाद 1964 में। उसके बाद शास्त्री जी सत्ता में आए तो उनका पहले से ही प्रयास था कि किसानों और जवानों का जो मनोबल गिरा है उसको बढ़ाना था। किसानों और जवानों से उनका प्रेम था। जब सत्ता में आए शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़े, साथ साथ किसानों का भी मनोबल बढ़े। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा उपाय सोचा ताकि जो हमारे देश के किसान हैं, उनका जो अनाज उत्पादित करते हैं उनसे उनको फायदा हो और अनाज भी उत्पादन कर सके, अनाज की कमी न हो तथा किसानों को भी लाभ मिल सके। उसके लिए उसके बाद उन्होंने कहा कि उस समय के कृषि मंत्री थे, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री सुब्रमण्यम मंत्री थे, यानी कि चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी उस समय के कृषि मंत्री थे। उनसे बात विचार करके उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे ताकि हमारे देश के किसानों को जब अनाज बेचने जा रहे हैं कहीं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और अधिकतम समर्थन मूल्य मिल सके। इसके लिए उन्होंने बात की, कृषि मंत्री उस समय के सुब्रमण्यम जी थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आपके जो सचिव हैं एल.के. झा, यानी कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उस समय के सचिव थे एल.के. झा, शास्त्री जी से सुब्रमण्यम जी ने कहा कि आप उनसे बात कीजिए। हम दोनों राजी हो गए हैं, हम दोनों के राजी होने से कुछ होगा नहीं, और भी लोग राजी होंगे तो तब जाकर हम एक संगठन का निर्माण करेंगे। एल.के. झा से बात किया गया तो एल.के. झा के पास गए शास्त्री जी। एल.के. झा से कहा कि हम लोग ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा, उनके अनाजों को देगा पैसा। तो राजी हो गए एल.के. झा। एल.के. झा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। 1 अगस्त 1964 को यह कमेटी का गठन किया गया, यानी कि 1 अगस्त 1964 को इस कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो फसल है उसका न्यूनतम दाम तय करना, अधिकतम दाम तय करना, ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। इस कमेटी में 5 सदस्य थे, एल.के. झा, टीपीसी, बी.एन. आधारकर, एम.एल. दंतवाला और एस.सी. चौधरी। एक बार फिर सुनिए, इस कमेटी के सदस्य 5 थे, एल.के. झा, टीपीसी, बी.एन. आधारकर, एम.एल. दंतवाला और एस.सी. चौधरी। इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे एल.के. झा, यानी कि टीम के हेड थे। कमेटी ने 24 सितंबर 1964 को रिपोर्ट सौंप दिया लाल बहादुर शास्त्री जी के समक्ष। जो एल.के. झा की कमेटी थी, उन्होंने 24 सितंबर 1964 को रिपोर्ट सौंप दिया कि हमने इतना आंकड़ा निकाला है, आप इस आधार पर बिल पारित कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि 13 अक्टूबर को न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय कर दिया गया। देखिए, न्यूनतम मूल्य उस समय तय किया गया जब 24 सितंबर 1964 को एल.के. झा की कमेटी ने शास्त्री जी के समक्ष जब प्रस्तुत किया अपने जो टीम कमेटी का जो रिपोर्ट तैयार करके उनको दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के समक्ष। 13 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी ने 13 अक्टूबर 1964 को पारित किया। राज्य सरकार से बात करके, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले कृषि मंत्रालयों से बात करके, कृषि सलाहकार से बात करके इसका गठन किया गया। लेकिन 24 सितंबर 1964 को मुहर लग गया, यानी कि पीएमओ से पास हो गया, प्रधानमंत्री मंत्रालय से पास हो गया, लेकिन किसी कारणवश लागू नहीं किया जा सका। लेकिन बाद में जो भारत सरकार के सचिव बी शिवरामन 1965 में, यानी कि सचिव बी शिवरामन भारत सरकार के फिर मुहर लगाए। 19 अक्टूबर 1965 को उन्होंने पारित कर दिया और यह एमएसपी लागू हो गया, यानी कि आप किसी भी अनाज को एमएसपी दे सकते हो। 1966 और 67 में सबसे पहले गेहूं के लिए समर्थन मूल्य तय किया गया, यानी कि जो हमारे देश में गेहूं का बहुत कमी था, इसीलिए सरकार ने देखते हुए गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया। जब गेहूं का 1966 और 67 में गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया गया, इसके पीछे भी वजह है, कारण है 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, जब हमारा देश और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, उस समय जब युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे सत्ता में थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके
जब युद्ध चल रहा था 1965 में, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी सत्ता में थे। पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, हमारा देश जीत रहा था, हम जीते भी, लेकिन बीच में अमेरिकी सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया, क्योंकि उस समय 1965 के दौर में 1965 के दौर में पाकिस्तान का हमदर्द अमेरिका हुआ करता था, जिस समय अभी भारत को सपोर्ट करता है अमेरिका, किसी भी चाहे राजनीतिक स्तर पे हो चाहे कहीं भी हो। ये मोदी जी के नेतृत्व और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की वजह से अमेरिका और भारत का संबंध में सुधार हुआ है। तो क्या था, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से कहा, यानी कि शास्त्री जी के पास फ़ोन करके कहा कि आप पीछे हट जाइए, आप युद्ध रोक दीजिए। तो किसी भी युद्ध में आप युद्ध कर रहे हो और उसमें आप युद्ध रोकने की घोषणा करते हो तो आपकी हार मानी जाती है। लेकिन शास्त्री जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं रुकेगा, हम जीतेंगे। उसके बाद से अमेरिका ने कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। उस समय क्या था कि हमारे देश में गेहूं की बहुत कमी थी, अमेरिका से लाल गेहूं आता था। हम लोग उच्चतम क्वालिटी के लिए पैसा देते थे ताकि हमें अच्छा गेहूं मिले, लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा हमें बहुत न्यूनतम क्वालिटी की गेहूं दी जाती थी, सड़ा गला गेहूं दी जाती थी, जबकि हम उच्चतम क्वालिटी के लिए पैसा देते थे। तो जो गेहूं आता था लाल कलर का आता था, यानी कि उसका रंग लाल था। तो अमेरिका ने कहा कि जो हमारे यहाँ से गेहूं लेते हो हम नहीं देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि हम भी नहीं लेंगे, हमारे यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ किसान हैं। तो इसी को देखते हुए 1966-67 में गेहूं के लिए पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, जिसे एमएसपी कहते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। उसके बाद से ये हो गया। अब हो जाता है कि जब 1966 और 67 में गेहूं का अधिक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया, तो देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। क्योंकि क्या था कि पहले किसान थे, कभी दाम बढ़ जाता था, घट जाता था, जिसकी वजह से उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता था। तो यह देखते हुए सरकार ने 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। ठीक उसके बाद जब किसानों को पता चला कि 1966-67 में गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो बहुत मात्रा में उन्होंने गेहूं लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत पैदावार हुआ। भारत में आज भी गेहूं की कमी नहीं हुई है 1966 और 67 के बाद। इसके बाद सरकार फिर चिंता में डूबी कि हमारे देश के किसान सिर्फ गेहूं बो रहे हैं, इसके अलावा अगर गेहूं बो रहे हैं तो बाकी अनाजों की कमी होगी। इसको देखते हुए सरकार ने फिर फैसला लिया, फिर कमेटी बैठाई और एमएसपी के अंतर्गत 23 फसलों को जोड़ा गया, जिसमें 7 अनाज आते हैं। अनाज में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई और रागी। 5 दालें आते हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तेल आते हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सीसम, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड। व्यापारिक फसलें 4 ठो हैं, गर्री, गन्ना, कपास, जूट। देखिए, व्यापारिक फसल उसे कहते हैं जिनको हम लोग बेचने के उद्देश्य से लगाते हैं, खाने के उद्देश्य से नहीं। चावल, दाल, गेहूं है तो ये हम लोग इससे खा सकते हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं। गन्ना लगाओगे तो गन्ना लगेगा तो सिर्फ बेचने के उद्देश्य से लगाते हैं, कितना खाएंगे, 1-2 ठो खाएंगे, स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए शुगर मिल में जाते हैं बेचने के लिए। गन्ना को बेचने के लिए गन्ना आयोग बनाया गया है, यानी कि गन्ना एमएसपी मंडी में नहीं मिलता है। गन्ना के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है, जिन्हें हम गन्ना आयोग कहते हैं, वहाँ पे इनको एमएसपी मिलता है। कपास और जूट को भी कितना स्टोर करके रख सकते हैं, क्या करेंगे उसका स्टोर करके, इसीलिए इसको व्यापारिक फसलें कहते हैं, यानी कि गरी, गन्ना, कपास, जूट। इसका भंडारण हम लोग करके नहीं रख सकते क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब ये हो गया कब हुआ स्थापना, किन के नेतृत्व में हो गया, कृषि मंत्री कौन थे, किन की कमेटी के उपरांत एमएसपी का स्थापना किया गया, गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों तय किया गया, कारण 1965 का युद्ध। तो क्या था, एमएसपी के अंदर 23 फसल आ जाते हैं। अब 23 फसल आ जाते हैं तो मुद्दा ये उठ जाता है कि सरकार उसको खरीदेगी कहाँ से। देखिए, सरकार एमएसपी तय करती है, हर साल अलग अलग एमएसपी तय करती है। एमएसपी तय करने के बाद अब किसानों को एमएसपी कहाँ मिलेगा? एमएसपी आपको उसी समय मिलेगा जब आप मंडियों में बेचने जाते हो। देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडियों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है। यहाँ बाजार समिति है, बाजार समिति आप बेच सकते हो। सब्जी मंडियाँ हैं छोटी बड़ी, लेकिन अनाज की मंडियाँ बहुत कम हैं, ना के बराबर है। तो क्या है, जब आप मंडियों में बेचने जाते हो, यानी कि एमएसपी के अंतर्गत 23 फसल आते हैं। इन 23 फसलों में से आप किसी एक फसल को, या फिर जितना आपके पास फसल है एमएसपी के अंतर्गत आता है, उसको आप मंडी में बेचने जाते हो, तब आपको एमएसपी मिलता है। अब ये नहीं कि आप एमएसपी सरकार ने तय कर दिया, आप बाजार में बेचने चले गए तो आपको सरकार एमएसपी देगी, ऐसा नहीं है। एमएसपी नहीं मिलेगा। एमएसपी आपको तब मिलेगा जब आप
मंडियों में बेचने जाओगे। एमएसपी को अब क्या होता है, सरकार क्या करती है, अब CACP एक संगठन का नाम है, यानी कि संस्था का नाम है, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस। CACP MSP दर तय करती है, यानी कि आपको इस साल आपको कितना MSP देना है। मानकर चले कि गेहूं का ज़्यादा पैदावार हो गया पूरे भारतवर्ष में, तो CACP तय करेगी कि हम MSP कितना दें ताकि किसानों को घाटा ना लगे। कभी होता है कि जिस अनाज का ज़्यादा पैदावार हो जाता है, बाजार में उसका भाव गिर जाता है, लागत से कम पैसा मिलता है किसानों को। मानकर चले कि किसान प्रति 1 kg में 20 रुपया खर्च कर रहा है, वो अपना पूरा खर्चा लेकर जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई ये सब जोड़ के उसका 1 kg पे 20 रुपया आ रहा है, जबकि उस गेहूं का कीमत मार्केट में 10 रुपया है। तो सरकार अपनी टीम भेजेगी CACP के माध्यम से, CACP जाएगी, सामाजिक कार्यकर्ता संस्था कई है, चैरिटी है, NGO है, सांसद, विधायक, कृषि सलाहकार, कृषि वैज्ञानिक से बात करके उसका दाम तय करेगी, और दाम तय करती है बाजार से ज़्यादा, यानी कि उसके लागत से ज़्यादा 22 रुपये MSP तय हो गया। अब आप मंडी में जाओगे बेचने, तब आपको 22 रुपये MSP मिलेगा। MSP का फायदा ये है कि किसान को नुकसान नहीं होता है, मार्केट में भाव कितना भी रहे, MSP दर अगर उच्चतम है तो वहाँ पे सरकार जाके वहाँ पे व्यापारी जाके बेच सकते हैं, किसान बेच सकते हैं। अब क्या है, CACP इतना तो समझ में आ गया। इसका स्थापना जनवरी 1965 में हुआ था, यानी कि जब स्थापना जनवरी 1965 में हुआ तो इसका सिर्फ इतना था, कृषि मूल्य एवं आयोग इसका था। लागत बाद में जोड़ा गया, लागत 1985 में जब इसमें सुधार किया गया, CACP में जब सुधार किया गया तो 1985 में इसमें लागत जोड़ा गया। अब क्या था, इतना हो गया CACP। अब CACP MSP को बोलती है कि तुम दाम तय करो। अब दाम जब तय हो जाता है तो सरकार आखिर मंडियों से खरीद के रखती कहाँ है? सरकार के पास 2 संस्था है, एक FCI है और एक नेफेड है। यानी कि FCI और नेफेड में क्या करती है, यानी नेफेड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। FCI का पूरा नाम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन 2 संस्था में सरकार भंडारण करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, यानी कि सरकारी राशन दुकान के माध्यम से गरीब समुदाय के लोगों को 2 रुपया 3 रुपया प्रति केजी की दर से बांट देती है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा भंडारण ना हो और गरीब लोगों को उचित कम दाम पे अनाज मिल सके, ताकि गरीबी दूर हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो सरकार CACP को बोलती है आप दाम तय कीजिए। CACP MSP दर तय करता है, MSP से खरीदती है FCI ने, फिर वहाँ भंडारण कर रखती है सरकार, वहाँ से PDS के माध्यम से करके यहाँ पे FCI और नेफेड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हमें इतना देती है। अब यह हो गया, MSP के अंतर्गत 23 फसल आते हैं, लेकिन सबको MSP नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब गुजरात विधानसभा का चुनाव था तो उसमें किसानों ने हड़ताल किया, हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मूंगफली भी MSP के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ पे मंडियों के द्वारा खरीदा नहीं जाता है। क्योंकि देखिए क्या है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरहर है, तो ये सब चीज़ MSP के अंतर्गत आते हैं, लेकिन किसान मंडी में ना जाकर खुले बाजार में बेच देते हैं, ताकि उनको उच्चतम दाम मिल जाता है। अब कोई अरहर लगाया है, बाजार में उसका दाम 100 रुपया 80 रुपया है, मंडी में उसका दाम 60 रुपया है, तो मंडी में ना जाकर के खुले बाजार में बेच देता है, उसको उच्चतम दाम मिल जाता है। इसीलिए गुजरात के किसानों ने जब गुजरात विधानसभा का चुनाव था तो मूंगफली का मुद्दा उठाया। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम मूंगफली में भी MSP देंगे। अब सोयाबीन का मुद्दा जब 2016 में मोदी जी ने घोषणा किया कि मूंगफली सोयाबीन में भी MSP मिलेगा, आप मंडियों में बेच सकते हो, तो ये सराहनीय कदम रहा है सरकार का। अब देखिए 6% किसान मंडियों में जाते हैं, वजह आपको भी पता है, गलत व्यवहार। 6% ये सरकारी आंकड़ा है, CACP के द्वारा निकाला जाता है कि कितने देते हैं। अब वजह क्या है इसका, MSP समान। देखिए जब MSP तय होता है तो पूरे भारतवर्ष में एक ही MSP तय किया जाता है, यानी कि इस बार 22 रुपये प्रति केजी गेहूं सरकार खरीदेगी उतने के दर से, तो MSP पूरे भारतवर्ष में हुआ। ये नहीं कि छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। MSP अगर एक जगह तय हो गया, हरियाणा में तय हो गया 22 रुपये प्रति केजी, तो पूरे भारतवर्ष में उतना ही तय होगा। तो क्या है कि सरकार को पता नहीं है कि लागत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। MSP तय हो गया 22 रुपये प्रति केजी। अब कहीं जहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ गेहूँ लगाया उन लोगों ने, धान लगाया,
ज़्यादा पानी हुआ, डूब गया या फिर दह गया तो वहाँ पे नुकसान हो गया। वहाँ गेहूं का कीमत हो गया 30 रुपये प्रति केजी, लागत वहाँ पे लगा दिया 30 रुपये प्रति केजी, जबकि सरकार ने आंकड़ा निकाल दिया हरियाणा पंजाब को देखते हुए कि वहाँ पे गेहूं का पैदावार ज़्यादा हुआ है, भारत भर में ज़्यादा पैदावार हुआ होगा, उनका सोचना था। तो उन्होंने 22 रुपये प्रति केजी गेहूँ का MSP लगा दिया। अब जो पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ गेहूं का कीमत 30 रुपया हो गया। अब यहाँ क्या हो जाता है, जिस किसान का 22 रुपया से कम लगा है उसका तो लाभ होगा, उसको तो लाभ होगा, लेकिन जिस किसान का 22 रुपया से ज़्यादा लगा है उसको तो घाटा होगा। तो इसमें क्या होता है, MSP समान लागत राज्यों का अलग अलग, देखिए अलग अलग राज्यों का लागत अलग अलग होता है। मंडियों में दलालों का दबदबा रहता है, इतना दलालों का दबदबा रहता है कि आप सीधे बड़े व्यापारी से आप सीधा मिल नहीं सकते हैं, उनसे संपर्क नहीं कर सकते हैं। सरकार ने इसको ख़त्म किया है, बदलाव किया है, आगे बता रहे हैं। उचित दाम नहीं मिलता है, मंडियों में उचित दाम नहीं मिलता है, आपके फसल लोग लेकर जाते हो तो उचित दाम नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि वहाँ के जो व्यापारी होते हैं सब एक साथ मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, अपने में मीटिंग कर लेते हैं कि जो ये अनाज आ रहा है, जो ये दाल आ रहा है, तिलहन आ रहा है, तो वहाँ से हम लोग 30 रुपये केजी खरीदेंगे तो 30 रुपये केजी खरीदेंगे, भले किसान को घाटा हो या नुकसान हो, उसको बेचना है बेचेगा, नहीं बेचेगा नहीं बेचेगा। तो क्या है, ये उचित दाम नहीं मिल पाता है। गलत व्यवहार, मंडियों में कार्यरत कर्मचारी किसानों के द्वारा गलत व्यवहार करते हैं, मंडियों में क्या है कि गलत व्यवहार करते हैं। इसकी वजह आपको भी पता है कि सरकारी कर्मचारी आम आदमी से कैसे व्यवहार करता है, सबको भी पता है। तो मंडियों में किसान अनजान रहते हैं, उनको सब योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है, तो गलत व्यवहार करते हैं। एक किसान जाकर बोलेगा कि सरकार ने तो 22 रुपये MSP लगाया है, आप 20 रुपये कैसे खरीद रहे हो, तो उसको डांट के भगा देता है। तो यहाँ पे उचित दाम नहीं मिल पाता है, गलत व्यवहार उनका हो जाता है। अब क्या है कि अब विवाद हो रहा था 2020 में, इसके लिए पूरे राजनीतिक दल से लेकर कई संगठन तक आए थे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सबने इसका विरोध किया था। विरोध का कारण क्या था, क्या वह सही था कि गलत था? एक समय ऐसा हुआ था कि हरियाणा और पंजाब में कई राजनीतिक दल के लोगों ने या किसानों ने कई ट्रैक्टर जलाए थे। सही है, किसानों के पक्ष में राजनीतिक दल को आना भी चाहिए, उनका हक दिलाना चाहिए, लेकिन जो सही है उसका देखिए क्या है। विवाद क्या था, 3 तरह का इसमें बदलाव किया गया। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया। 1955 में एक बनाया गया संगठन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई आवश्यक वस्तु है, आम आदमी या फिर कोई भारतीय उसको नियमित रूप से सेवन कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, अगर वह ले रहा है तो उसको आप भंडारण करके नहीं रख सकते हो। यह कानूनन जुर्म था 1955, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। मानकर चलो कि आप प्याज का दाम बढ़ रहा है, आप लालच में आकर के उसको अधिक दाम में बेचने के लिए आप उस प्याज को भंडारण करके रखें। प्याज का कीमत हो गया 60 रुपया, जबकि सरकार बोल रही है कि आपको 20 रुपया बेचना है। आप जब उसमें छापा मारेगी, क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम का डिपार्टमेंट, चाहे वो फूड कॉर्पोरेशन वाले हो चाहे अदर डिपार्टमेंट वाले हो, जब छापा मारते हैं तो उसमें कानूनन आपका हक नहीं है। लेकिन इसमें संशोधन करके सरकार ने क्या कहा है कि आपको जितना मर्जी उतना भंडारण कर सकते हो, जो मन में आए वो भंडारण कर सकते हो, बस आपदा और युद्ध की स्थिति में आप भंडारण करके नहीं रख सकते हो। अभी कोरोना महामारी है तो आप भंडारण करके नहीं रख सकते हो क्योंकि आपदा है। युद्ध की स्थिति में भी आप भंडारण करके नहीं रख सकते हो। तो इसमें एक घाटा क्या है, इसमें किसानों को फायदा कुछ नहीं है, किसानों को नुकसान है। किस नुकसान क्यों है, देखिए किसान के पास रखने की व्यवस्थाएं नहीं है। किसान का जीवन यापन ही फसल है, क्योंकि किसान लोन लेके लगाया रहता है फसल, या फिर किसी से कर्ज लेकर फसल बोया रहता है इस उम्मीद के साथ कि हमारा फसल होगा तो हम उस फसल को बेच करके अपना कर्ज उतार लेंगे या फिर बैंक का लोन पूरा कर देंगे। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आप भंडारण नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें संशोधन 2020 में संशोधन किया गया, आप कितना भी भंडारण करके रख सकते हो। हानियां है किसान को, ये नहीं करना चाहिए था, इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी सरकार जाने, क्योंकि इसका वजह होगा यहाँ पे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जो मध्य क्रम के व्यापारी हैं,
जो जिनका कांटेक्ट बड़े व्यापारियों से है, ये क्या करेंगे कि किसानों से खरीद करके अपने पास स्टॉक रखेंगे। छापा मारने जाएगी तो बोलेंगे अरे हमको कानून अधिकार है, कानूनन अधिकार है। आप पढ़िए संशोधन 2020 का, 1955 2020 के पहले आप आते तो छापा मार सकते हो, लेकिन 2020 के बाद नहीं मार सकते हो। तो क्या था, उसका तो कानूनन हक होगा भंडारण करने का। इसमें छोटे किसान से खरीद कर बीच वाले जो लोग होंगे जिनके पास रखने की क्षमता है उनका लाभ होगा। और क्या होगा, यहाँ पे बड़े व्यापारियों को उचित दाम पे बेचेंगे, ताकि अब जब बड़े व्यापारी मार्केट में लेकर बेचेगा तो उचित दाम पे मिलेगा। मानकर चलो कि कोई प्याज का कीमत 5 रुपया है, किसान के पास रखने की व्यवस्था होती नहीं है, अगर रखने की व्यवस्था होती तो रखते, बीच वाला उसे खरीद लिया 10 रुपया में। ये सब बीच के व्यापारी स्टॉक करके रख लिए। अब बड़ा व्यापारी उसे खरीदने आ रहा है तो वो बेच दे रहा है प्याज को 20 रुपया। बड़े व्यापारी मार्केट में आकर उसको 25 रुपया बेच रहा है, किसान ने बेचा 5 रुपया में, जबकि मार्केट में आ रहा है 25 रुपया। तो इससे होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें भंडारण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। दूसरा क्या है, निजी कंपनियों का कृषि में प्रवेश। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये महत्वपूर्ण है भी क्योंकि सरकार ने इसको बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि निजी कंपनियों का कृषि में प्रवेश। ये है, मानकर चलो कि ये गाँव का खेत है, गाँव में बहुत लोगों का खेत रहता है, बहुत खेत है। अब सरकार ने ये कह दिया है कि निजी कंपनियां भी कृषि के क्षेत्र में जा सकती है। मानकर चलो कि पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी बिस्किट बनाएगी तो उसको तो गेहूं का आवश्यकता होगा ही, और गेहूं की आवश्यकता के लिए मानकर चलो कि एक गांव में गई और गांव का पूरा खेत टेंडर ले ली। गांव के खेत में 50 एकड़ खेत हो गया। अपने इंजीनियर से बोलेगा कि 50 एकड़ खेत में कितना गेहूँ निकलेगा, तो वो बोलेगा कि 50 टन गेहूँ बोलेगा। उसका इंजीनियर बोला कि पार्ले जी का इंजीनियर बोला 50 टन। अब क्या है, इसमें जब 50 टन हो जाएगा तो पार्ले जी के अधिकारी आएंगे, गांव वाले से बोलेंगे कि आप लोग गेहूं लगाइए, हम आपको पैसा देंगे, गेहूं लगाइए। गेहूं जब यहाँ पे किसानों ने सब खेत में गेहूं लगा दिया, सब खेत में गेहूं लगा दिया, और गेहूं पार्ले जी ने तय किया कि आपके मार्केट में 20 रुपया अगर गेहूँ है तो मैं आपको 30 रुपया प्रति केजी के दर से दूंगा। किसान अपने फायदे के लिए लगाए, 20 रुपये की जगह उसे 30 रुपये मिल रहा है, बेचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कटाई करके सीधा आएगी कंपनी लेके चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये तो गेहूं लगा दिया 50 एकड़ में 50 टन। अब क्या हुआ कि मार्केट में दाम बढ़ गया अचानक से, 30 रुपये कंपनी ने तय किया, पार्ले जी कंपनी ने कि हाँ मैं 30 रुपये गेहूँ लूँगा। मार्केट में इसका दाम हो गया 50 रुपये प्रति केजी गेहूँ। किसी किसान के मन में लालच आया और वह 2, 4, 5, 10 किसान इस खेत से गेहूं काट कर सीधा बेच देते हैं बाजार में, खुले बाजार में, यानी कि इससे 20 रुपया ज़्यादा फायदा हो रहा है। बेच दिए। कंपनी आती है, जब गेहूं का कटाई हो जाता है तो कंपनी आती है, कंपनी यहाँ पे गेहूं लेने आएगी तो 50 टन की जगह गेहूं उसको प्राप्त होता है 20 टन, 20 टन प्राप्त होता है सर। और क्या है, पार्ले जी कंपनी आएगी, पार्ले जी कंपनी आती है तो 20 टन उसको गेहूं प्राप्त होता है, जबकि आंकड़ा निकाला गया था 50 टन का। वो अपने इंजीनियर को बोलेगी कि कैसे आंकड़ा निकाले हो कि 50 टन की जगह 20 टन आता है। तो कंपनी का यहाँ पे क्या होगा, मन मुटाव हो जाएगा। कंपनी क्या सोचेगी कि किसान हमारे प्रति जागरूक नहीं है और हमसे छल कपट कर रहे हैं, जिस वजह से यह चीज़ नहीं हो। दूसरा चीज़ क्या है, मानकर चलो कि यह पार्ले जी ने तो तय कर लिया कि 30 रुपये प्रति केजी हम लोग गेहूँ लेंगे। किसी कारणवश पार्ले जी कंपनी घाटे में गई, उसने तो दाम तय कर दिया 30 रुपये प्रति केजी हम लोग लेंगे। जब वह घाटा में जा रही थी तो आई, किसानों से कही, किसान तो उसके भरोसे हैं, बैठे हैं, उससे उम्मीद लगा के रखे हैं कि मार्केट में 20 रुपये केजी गेहूँ है, पार्ले जी कंपनी आएगी हमें 30 रुपये प्रति केजी देगी, 10 रुपये बाजार से हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या है, कंपनी घाटे में जा रही है, वो आई और बोली कि हमें 20 रुपये प्रति केजी दे दो, तुमको बेचना है बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो। कंपनी घाटे में जा रही है, 20 रुपये प्रति केजी। यहाँ पे लोग निराश हो जाते हैं, किसान निराश हो गए, कहेंगे कि भाई तुमने तय किया था 30 रुपया, तुम्हारे उम्मीद से हम लोग फसल लगाए थे, गेहूँ उपजाए थे अच्छे से, लेकिन तुमने 20 रुपया कह दिया 30 रुपये के बदले, और उसमें भी बोल रहे हो कि देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो इससे क्या होगा, किसानों के प्रति कंपनियों से मन मुटाव होगा। वजह क्योंकि उनका खड़े ना उतरना अपने बातों पे, इसीलिए ये क्या है, नुकसान भी है। दूसरा चीज़ ये है, सरकार ने कहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि जब वहाँ पे सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया जाएगा, यानी कि कंपनी और किसानों के बीच में जो हस्ताक्षर का कार्य किया जाएगा, यानी कि किसानों के बीच में मध्यस्थता का काम करेगा, वो कृषि विभाग के क्या होंगे, अधिकारी होंगे।
कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी होंगे। आपको भी पता है सरकारी अधिकारी पैसे के पीछे भागते हैं। अगर यहाँ पे मध्यस्थता हो गया, कंपनी बोल दी, इसको पैसा दे दी कृषि विभाग के अधिकारी को कि इतना पैसा ले लो, तुम कह दो कि ये सौदा ही नहीं हुआ है, 50 रुपये 30 रुपये का 20 रुपये का ही हुआ था, तो ये क्या होगा, तुरंत बदल जाएगा। यहाँ पे कृषि विभाग के कर्मचारी को न हो करके गाँव के किसी प्रतिनिधि को या फिर मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, विधायक हो गए, इन लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मध्यस्थता के लिए इनको रखना चाहिए था। क्योंकि क्या है, कृषि विभाग वाला कर्मचारी है, आज यहाँ है कल वहाँ गया, कभी मर गया, तो क्या है, जब मर गया तो कंपनी बोले कि भाई हम कोई टेंडर ही नहीं किए हैं, तो यहाँ पे ये हो जाता है। लेकिन गांव का कोई मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, तो रहना तो गांव में है, सबसे डेली मिलना जुलना रहता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि ये करना चाहिए था। दूसरा क्या है, ये तो हानियाँ हो गई। लाभ क्या है, अगर लाभ ये है कि निजी कंपनियाँ अगर कृषि में आती है, निजी कंपनियां अगर कृषि में आती हैं तो सबसे पहला चीज बढ़ेगा आधुनिकीकरण। सबसे पहला चीज बढ़ेगा आधुनिकीकरण, यानी कि नई नई तकनीक आएंगी, नई नई तकनीक आएंगी, आधुनिकीकरण बढ़ेगा। क्या है कि हमारे देश में किसानों के पास जमीन है, दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है। मानकर चलो कि किसी के पास 2 एकड़ खेत है, 2 भाई हैं, तो 1-1 एकड़ हो जाएगा। अब सोचेगा कि हम इस 1 एकड़ में कितना ज़्यादा उपजा लें, तो निजी कंपनियां आएगी, लोगों के मन में लालच जगेगा, जिसकी वजह से आधुनिकीकरण, नई नई तकनीक अपनाएंगे खेती करने के। हमारे भारतवर्ष में ज़मीन की कोई कमी नहीं है, खेती की कमी नहीं है, लेकिन तकनीक के कम होने के कारण से पैदावार कम होता है। तो यहाँ पे आधुनिकीकरण बढ़ेगा, तकनीक बढ़ेगी, नई नई तकनीक आएंगी, नए नए खाद बीज आएंगे, जिसकी वजह से कम खेत में ज़्यादा पैदावार होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। तो इसका क्या है, लाभ भी है और हानि भी है। तीसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए कितने राज्यों में आगजनी हुई, कई राजनीतिक संगठन आए, ऐसा लग रहा था राजनीतिक दलों के कि वही किसान हैं, वही खेती करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो एमएसपी में जो बदलाव किया गया है, एमएसपी में बदलाव किया गया है। सरकार ने कहा है कि एमएसपी के अंतर्गत जितने फसल आते हैं, एमएसपी के अंतर्गत जितने फसल आते हैं उनको आप किसी भी राज्य के बाहर बेच सकते हो। पहले क्या था कि आप अपने ही अनाज का उचित दाम नहीं लगा सकते हो, अपने ही अनाज को दूसरे राज्यों में नहीं बेच सकते हो। मानकर चलो कि बिहार के हो, उत्तर प्रदेश में अपने गेहूं को बेचने जा रहे हो, तो एक कानूनन जुर्म था, बॉर्डर पे आपको सील करके पकड़ के अनाज जब्त कर लिया जाता था। आपका ही अनाज क्यों ना हो, आपने खून पसीने लगा के उस अनाज को उपजाया है और आप बॉर्डर पे पकड़े जाते हो, तो आपको अनाज सील हो जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ जाता है। तो इसमें क्या है कि एमएसपी तो ये हो गया, सरकार ने कहा है कि अपने अनाज को भारत वर्ष के किसी भी मंडी में, किसी भी व्यापारी से आप अपने सामान को, अपने अनाज को उचित कीमत पे बेच सकते हो। बिहार के हो, पंजाब में बेच सकते हो, पंजाब का है बिहार में बेच सकता है। बड़े व्यापारियों से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। पहले क्या था, मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तो 6% किसान मंडी में जाते थे, 6% न जा करके कम जाएंगे। एमएसपी में बदलाव किया गया है यही कि बिचौलियों का जो दबदबा है, दलालों का जो दबदबा है, उनके बीच मध्यस्थता उनका कम हो, व्यापारियों से संपर्क टूटे। और क्या है, इसमें किसान भंडारण भी करके रख सकता है, यानी कि उसको लगेगा कि मेरे पास इतना फसल है, गेहूं उत्पादित हुआ है, बाजार में कम दाम लगा है, 2 महीने रुक जाऊं, 2 महीने रुकेगा, 2 महीने रुके के बाद भाव जब बढ़ेगा उसको तो बाजार में ले जाके बेच देगा। तो इसमें क्या भंडारण कर सकते हो। एमएसपी से बहुत छूट दी गई है, आप मंडियों से बाहर भी बेच सकते हो, बड़े व्यापारी प्राइवेट सेक्टर में भी बेच सकते हो, ये बहुत अच्छा है। एमएसपी को ख़त्म करने के लिए अफवाह फैलाया जा रहा था, एमएसपी ख़त्म नहीं किया जा रहा है, जबकि एमएसपी आपको मिलेगी। मोदी जी ने भी 3 बार ट्वीट करके भी कहा है कि एमएसपी मिलेगी, एमएसपी रहेगी ही रहेगी। और यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा है कि एमएसपी रहेगी। एमएसपी में बस बदलाव किया गया है ताकि जो बिचौलियों का जो दबदबा रहता है मंडियों में, वो ख़त्म हो सके। इसको मान कर चले कि अगर कोई किसान गया वहाँ पे 5 रुपये प्रति केजी प्याज बेच दिया, उसको बिचौली आया, बोला कि मैं आपको प्याज को 10 रुपये खरीदवा दे रहा हूँ और बड़े व्यापारी को 50-20 रुपये में बेच दे रहा है, तो किसान को तो मिला 5 रुपये, लेकिन ज़्यादा फायदा हो जा रहा है इसको। न ये खेती किया, न कुछ किया, बस इसका अनाज बिचवाया, ये हो गया। अब उसमें क्या होता है कि सरकार ने कई बदलाव किए। इसमें क्या होता था कि आप बड़े व्यापारी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो। मंडियों में क्या होता था, सब एक दूसरे से संगठन बना के राय कर लेते थे कि हमें इतना में लेना है।
अब इसमें क्या होगा, ये सब बदलाव कर दिया गया तो दलालों का दबदबा खत्म, भारतवर्ष में आप कहीं भी बेच सकते हो, अपने अनाज का उचित दाम लगा सकते हो। तो ये क्या होगा, एमएसपी आपको समझ में आ गया, कब इसका स्थापना किया गया था, किनके शासनकाल में इसका स्थापना किया गया था, कमेटी कौन सी बनी, कमेटी का गठन क्या कब किया गया, 1 अगस्त 1964 को गठन किया गया। LK झा की कमेटी थी, 5 सदस्य थे। एमएसपी के अंदर 23 फसल आते हैं, 7 अनाज आते हैं। अनाज के अंतर्गत गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई और रागी। 5 दालें आते हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तेल आते हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सीसम, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड। व्यापारिक फसल उनको बोलते हैं जो हम बेचने के उद्देश्य से लगाते हैं, गरी, गन्ना, कपास और जूट। ये हो गया। CACP एमएसपी दर तय करती है, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसको हिंदी में कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कहते हैं। इसका स्थापना जनवरी 1965 को किया गया। 1985 में इसे लागत जोड़ दिया गया, यानी कि पहले क्या था, कृषि मूल्य एवं आयोग, इतना था। 1985 में इसमें भी बदलाव किया गया, इसमें लागत जोड़ दिया गया। अब क्या है, एमएसपी दर तय हो गया। अब सरकार एमएसपी दर तय हो गया तो खरीद कर भंडारण कहाँ करते हैं, FCI में करती है, दूसरा नेफेड में करती है। उसके बाद हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, यानी कि बिहार में जिसे कोटा बोलते हैं, उसके माध्यम से गरीब समुदाय के लोगों को अनाज देती है। गुजरात विधानसभा में मुद्दा उठा मूंगफली का, मोदी जी ने आश्वासन दिया सोयाबीन में भी मिलेगा 2016 में। उसके बाद MSP मिलेगा। 6% किसान मंडियों में जाते हैं, वजह MSP सामान, राज्यों का अलग अलग लागत, बिचौलियों का दबदबा, गलत व्यवहार। तो ये सब समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।